हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है ना, कि इंक्रीज कब हो रहा है, डिक्रीज कब हो रहा है, डिमांड कब है, सप्लाई कब है, तुम्हें बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, आई नो। पर मैं सिंपलेस्ट मैनर में समझाऊंगी। कुछ एक चीजों के डिमांड सप्लाई के एक्रोनियम्स भी बनाऊंगी, एक्रोनियम बना के समझाऊंगी, इतने अच्छे समझाऊंगी कि एक ही बार में एक ही वीडियो में तुम्हें सारी चीज समझ आ जाए, सारी चीज याद हो जाए। ठीक है, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस ठंडे दिमाग से समझते जाना है, पढ़ते जाना है शांति से। और प्रॉमिस करना है तुम्हारे नाम का अटेंडेंस लगाकर, ये प्रॉमिस करना है कि पूरा वन शॉट एक ही सिटिंग में, एक ही बार में, वन शॉट में ही देखोगे। ठीक है, वन शॉट का ये मतलब होता है मैं एक बार में कराऊंगी, तुम एक बार में सुनोगे, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा लास्ट तक बैठ के सुनोगे, तभी अच्छे नंबर आएंगे, तभी समझ पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, सो प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन में। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, फॉलो कर लेना, नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो हर जगह फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड आ जाओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, अब देखो इस पूरे चैप्टर में ना तुम सबसे पहले ना बहुत बेसिक से फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ लो। अगर तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज का ही मतलब समझ नहीं आया ना, तो तुम पूरे चैप्टर में कंफ्यूज होते रहोगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो बस इत्मीनान से, शांति से पहले बस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझ लो। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है। देखो, ये हम लोग इंडियंस हैं, तो हमारे लिए जो इंडियन करेंसी है वो हमारी होम कंट्री की, हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। हमारे लिए इस इंडियन रुपीस के अलावा दुनिया की कोई भी दूसरी करेंसी हो, डॉलर है, पाउंड है, येन है, ठीक है, वॉटेवर है, यूरो है, ये है, वो है, ठीक है, वॉटेवर, दुनिया की कोई भी करेंसी हो एक्सेप्ट फॉर इंडियन रुपीस, दिनार है, ये है, वो है, वो सारी की सारी करेंसीज क्या है हमारे लिए, फॉरेन एक्सचेंज है। दोबारा से बोल रही हूं, हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए इंडियन रुपी हमारी डोमेस्टिक करेंसी है। इंडियन रुपी के अलावा दुनिया की कोई भी करेंसी हो, दुनिया की कोई भी करेंसी हो, सिर्फ डॉलर नहीं, दुनिया की कोई भी करेंसी हो, वो सारी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। वो सारी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं। सो व्हेन आई से मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, इसका क्या मतलब है, मुझे किसी दूसरे देश की करेंसी चाहिए। व्हेन आई से फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना है, आई मीन दूसरे देश की करेंसी का रेट कितना है। रेट हमेशा हम, क्योंकि इंडियंस हैं तो हम अपने इंडियन रुपए के हिसाब से समझेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम क्या आती है, डाउट क्या आता है, क्योंकि ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है। अब करेंसी करेंसी आपस में खेल रही है तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगा लेते हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या है, दूसरे देश की करेंसी है। हम इन सारे दूसरे देश की करेंसीज को भूल जाते हैं और बोलते हैं कि ये एक एप्पल है, या जो भी तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है उसका नाम लगा लो। ठीक है, तो हम बोलते हैं $1 90 का है, तो मेरा क्या मतलब है, एक एप्पल 90 रुपए का है। सॉर्टेड, सिंपल, समझ आ गई बात। सो वेन एवर आपको करेंसी करेंसी खेलने में दिक्कत हो, जो भी दूसरी करेंसी है, डॉलर ही होती है, चलो अपने चैप्टर में तो हमेशा उसको तुम एप्पल मान लो। $1 90 का नहीं, तुम्हारे लिए क्या है, एक एप्पल 90 रुपए का, ऐसे समझ लो पूरे चैप्टर को, तो तुम इजीली समझ जाओगे। ठीक है जी, मैं भी आगे एप्पल के बेसिस पे समझाती रहूंगी, तुम्हें समझ आता रहेगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, हमारी करेंसी, हमारी डोमेस्टिक वाली छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी दूसरी करेंसी अगर है तो उसको फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। उस दूसरी करेंसी का क्या भाव है हमारी करेंसी में, rate at which currency of one country can be exchanged for the currency of another country। यानी इस एप्पल का क्या भाव है हमारी करेंसी के अंदर, रुपीज में कितने रुपए का है ये एप्पल, उसको बोला जाएगा कि इस एप्पल का कितना रेट है। तो ऐसे ही दूसरे देश की करेंसी का कितना रेट है इंडियन रुपीज में, वो होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अच्छी चल रही है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आता है करेंसी एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन। अरे लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझा दूं आपको, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट समझा दूं। पहले ये समझ लो, पहले टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट समझ लो, फिर वो समझाऊंगी। ठीक है, तीन तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं, मतलब एप्पल का एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है, एप्पल का रेट। ठीक है, अपने केस में एप्पल का दाम कितना होगा, एप्पल का दाम कौन डिसाइड करेगा। एप्पल के दाम को डिसाइड करने के तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा,
सरकार बोलेगी कि मेरे को तो एप्पल 80 रुपए का बेचना है तो 80 का ही बिकेगा। तो ठीक है भैया, अगर सिर्फ सरकार के बेसिस पे ही सारा कुछ चलेगा, रिजिड है, सरकार ने बोल दिया तो बोल दिया, अब वो बदल नहीं सकते, अब वो अपने हिसाब से नहीं तुम कर सकते। अगर सरकार ने 80 रुपए का एप्पल बोला है तो 80 रुपए का बिकेगा। तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहां पे किसी देश की सरकार किसी करेंसी का रेट फिक्स करती है, उसमें डिमांड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है? अब इसके गोल्ड के या तो गोल्ड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है? या तो पेगिंग सिस्टम होता था पहले, वो हमारे चलो काम का वैसे है नहीं है, बट तुम समझ लो बेसिकली अब सरकार कैसे डिसाइड करे कि एप्पल का दाम 80 रुपए होगा, 90 रुपए होगा, 100 रुपए होगा, कैसे डिसाइड करे? तो सरकार बोलेगी अगर मेरे पास ज़्यादा एप्पल है, मैं दाम महँगा करूँगी, अगर मेरे पास कम एप्पल है, मैं दाम सस्ता करूँगी। तो वो कम एप्पल, ज़्यादा एप्पल कैसे होता था? गोल्ड के बेस पे। जिस सरकार के पास गोल्ड ज़्यादा होता था, वो सरकार अपनी करेंसी का रेट महँगा कर देती थी। जिसके पास गोल्ड कम होता था, उसकी करेंसी सस्ते में बिकती थी। तो गोल्ड के टर्म्स में पेग किया जाता था और जो भी वैल्यू होती थी उसको पैरिटी वैल्यू बोला जाता था। और फिर हम एक रेशियो निकालते थे कोई भी 2 करेंसीज़ की, कि मान लो तुम्हारे पास 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है, मेरे पास 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है। मतलब मेरे पास तुमसे 5 गुना कम गोल्ड है, तो मुझे तुम्हारी करेंसी लेने के लिए ₹5 देने पड़ेंगे। समझ गए? तो अगर तुम्हारे पास मेरे से 5 गुना ज़्यादा गोल्ड है, तो मुझे तुम्हारी करेंसी लेने के लिए, तुमसे एप्पल लेने के लिए ₹5 देने पड़ेंगे। ठीक है जी? अच्छा, दूसरा क्या होता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या था? अंडर दिस मेथड जो भी देश है वो यूएस डॉलर के साथ पेग कर लेगा। अब यूएस डॉलर के साथ तो आज भी चलो हम करते ही हैं, है ना? तो यूएस डॉलर के बेस पे हम करेंगे कि अगर मेरे पास डॉलर ज़्यादा है, तो मेरी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा, तुम्हारे पास डॉलर कम है, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू कम। लेकिन फिर हमने ये भी कोलैप्स कर दिया कि भैया ऐसे नहीं होगा कि डॉलर हम क्यों डॉलर की पूजा करें, है ना? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ऐसा होता था। आज की डेट में बहुत ही कम देश रह गए हैं। आई थिंक सऊदी अरेबिया वगैरह कुछ एक 2-4 देश है जिनका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। बाकी किसी का अब एटलीस्ट फिक्स्ड नहीं है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में पहले फिक्स्ड था। फिर हमारे 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में। उसके बाद हमने अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम खत्म किया था। मैनेज फ्लोटिंग हमने उसके बाद किया था। ओके? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? एक्सचेंज रेट स्टेबल है, एप्पल का दाम स्टेबल है ना? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोट होती है। सबको पता है कि एप्पल तो 80 रुपए का ही बिकेगा। तो एप्पल में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है? एप्पल को हर कोई खरीद बेच सकता था क्योंकि उसका रेट फिक्स था। स्पेक्युलेशन नहीं होती थी कि क्या आज एप्पल का दाम कम होगा, क्या आज एप्पल का दाम ज़्यादा होगा। उसके बेस पे कोई सट्टा नहीं लगा सकता था। ठीक है? और सारे देशों की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपस में कोऑर्डिनेट हो सकती थी क्योंकि हर देश की अगर करेंसी फिक्स हो तो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ेगा। अगर मैं कहती हूँ गोल्ड के बेसिस पे पेग करना है, तो मुझे बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। ठीक है ना? अगर कहते हो डॉलर के बेस पे पैक करना है, तो बहुत सारा डॉलर इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। मैं क्यों करूँ भैया डॉलर इकट्ठा? अच्छा, एक्सचेंज रेट फिक्स करने में बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं था, कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वैसे भी नहीं था। कहते हैं मार्केट में इक्विलिब्रियम नहीं था। इक्विलिब्रियम कब आता है? जब डिमांड सप्लाई आपस में मीट करते हैं, प्राइस तो वहीं डिसाइड होता है। पर इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं रहा क्योंकि तुम डिमांड सप्लाई को भाव नहीं दे रहे। तुम तो अपना लगे हुए हो, ज़्यादा गोल्ड तो ज़्यादा, कम गोल्ड, है ना? ऐसे नहीं होता, इक्विलिब्रियम नहीं था। और कहते हैं एक्चुअल में फिक्स था भी नहीं। मतलब सरकार ने जब दिल किया सरकार बदल देती थी। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया तो 100 साल तक फिक्स है, नो। सरकार का दिल करे वो 10 दिन में बदल दे, सरकार का दिल करे 10 महीने ना बदले। तो एक्चुअल में ऐसा फिक्स नहीं था, सरकार के दिल के ऊपर फिक्स था वो, ठीक है ना? तो दूसरा मेरे पास आया फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल टोटली फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज कर दिया। कहते हैं डिमांड सप्लाई जहां पे मिलेगी वहां एक्सचेंज डिटरमाइन हो जाएगा। सरकार को घुसने ही नहीं देंगे, सरकार को बोलने ही नहीं देंगे, सरकार को बोलेंगे तुम दूर से बैठ के देखो बस। तो इस केस में क्या होता था? ये है मेरा डिमांड का ग्राफ, ये है मेरा सप्लाई का ग्राफ, ठीक है, ओ एक्स एक्सिस। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे केस इक्विलिब्रियम वहीं एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से होगी। लेकिन इसमें बहुत इंस्टेबिलिटी है। देखो ये वाला फिक्स्ड के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो जो भी फिक्स्ड की एडवांटेज थी कि स्टेबिलिटी है, इसमें नहीं है। उसमें स्पेकुलेशन नहीं थी, इसमें है। उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, इसमें है। उसमें ट्रेड कम ज्यादा होता है ना, उसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती, इसमें कम होगी।
ठीक है? लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम नहीं था, इसमें है, ठीक है ना? उसमें फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना पड़ता, इसमें नहीं करना पड़ता। तो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे के उल्टा हैं, ठीक है? क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के उल्टा हैं, ठीक है? इनका डिफरेंस तुम यहाँ पे देख सकते हो, वही सेम ही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी करवाए हैं, ठीक है? लास्ट आता है मैनेज फ्लोटिंग। ये मैनेज फ्लोटिंग वो वाला सिस्टम है जो मोस्ट ऑफ द देशों में चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम चल रहा है। मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का एक मिक्सचर है। मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का एक मिक्सचर है। ये बिल्कुल भी एक्सट्रीम केस नहीं है। मैनेज फ्लोटिंग क्या कहता है? मैनेज फ्लोटिंग कहता है कि भैया हम ना हम ना अपना क्या कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस को फ्लक्चुएट होने दो, क्योंकि डिमांड सप्लाई के बेस पे इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैं डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइस को फ्लक्चुएट होने देता हूं, लेकिन सरकार भी इंटरवेन करे। मतलब फिक्स में क्या था कि सिर्फ सरकार ही इंटरवेन करे, और फ्लेक्सिबल में क्या था कि सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हो। अब ये मैनेज्ड फ्लोटिंग वाला क्या कहता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग वाला क्या कहता है कि मैं गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करने दूंगा और मैं डिमांड सप्लाई को भी अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करने दूंगा। इसका क्या मतलब है? ये बोलता है कि सरकार एक लिमिट लगाएगी। मान लेते हैं आज मेरा रेट 65 रुपीज का है। मान लेते हैं कि आज का जो हमारा इफ करंट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन अपर आज का रेट कितना है? मान लेते हैं कि आज का हमारा रेट है 65 रुपीज। हाँ, आज का हमारा रेट है 65 रुपीज पर डॉलर। सरकार एक लिमिट लगाएगी। सरकार एक अपर लिमिट लगाएगी 70 रुपए पे और सरकार एक लोअर लिमिट लगाएगी 60 रुपए पे। अगर तो रेट 60 रुपए और 70 रुपए के बीच में कहीं भी है, 68 पे है, 63 पे है, 65 पे है, तो सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही रेट ने वो क्रॉस करी, या तो अपर लिमिट क्रॉस करी या तो लोअर लिमिट क्रॉस करी, तो सरकार इंटरवीन करेगी। तो सरकार इस केस में रेट नीचे लेके आएगी, इस केस में रेट वापस ऊपर लेकर जाएगी। तो सरकार इंटरवीन करेगी। तो इस केस में क्या बोला कि डिमांड सप्लाई के बेस पे तुम्हें फ्लक्चुएट होना ना, तुम होते रहो, पर एक लिमिट के अंदर रहो। लिमिट क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे हुआ, एक ही दिन में या बहुत छोटे टाइम स्पैन में, तो लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाएंगे। इसलिए तुम देखना इंडिया की जो करेंसी है वो गिरती रहती है कि 80 हो गई, 90 हो गई पर डॉलर। पर ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दिन में 80 से 90 चली गई। एक दिन में 90 से 91 होती है, 91 से 92 होती है, 92 से 93 होती है, धीरे 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 धीरे। ये कभी नहीं होता कि एक ही दिन में 80 से सीधा 90, 90 से सीधा 70, ये नहीं होता, ठीक है? तो ये मैनेज फ्लोटिंग की वजह से है, ताकि लोगों को लॉसेस कम हो, ठीक है? अब 3 तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ आ गए, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। इंडिया में मैंने बता दिया, पहले क्या था? फिक्स्ड था, फिर 1991 के बाद हम मैनेज फ्लोटिंग ले आए, ठीक है? अब इसके बेस पे समझते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है, या तो मेरी करेंसी की वैल्यू गिर सकती है। अगर मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको एप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? या तो एप्रिसिएशन या तो रिवैल्यूएशन। अगर मेरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और उसके अंदर मेरी करेंसी की वैल्यू राइज हो गई, तो मैं बोलूंगी एप्रिसिएशन। लेकिन अगर मेरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और उसके अंदर मेरी करेंसी की वैल्यू राइज हो गई, तो मैं बोलूंगी रीवैल्यूएशन। बात बिल्कुल सेम है, दोनों में काम बिल्कुल सेम होगा, करेंसी की वैल्यू राइज ही होगी, पर ये होगा फ्लेक्सिबल का नाम, ये होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा कि मेरी करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई, मेरी करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई। तो अगर तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हुई तो रीवैल्यूएशन का उल्टा डिवैल्यूएशन, अगर फ्लेक्सिबल के अंदर हुई तो एप्रिसिएशन का उल्टा डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल में एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड में रीवैल्यू, डीवैल्यू। काम बिल्कुल सेम है, उधर वैल्यू बढ़ेगी, इधर वैल्यू कम होगी। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, अब देख लो इसका मतलब क्या है। मान लो पहले एप्पल मेरे लिए 60 रुपए का था, अब मेरे को एप्पल 50 रुपए का मिल रहा है, मतलब मेरे लिए एप्पल सस्ता हो गया। इंडियंस के लिए एप्पल सस्ता हो गया। पहले 1 डॉलर हमें 60 रुपए का मिल रहा था, अब हमें 1 डॉलर 50 का ही देना है। मतलब पहले मैं एप्पल खरीदने जाती थी तो मुझे 60 रुपए देने पड़ते थे, अब मैं एप्पल खरीदने जाऊंगी तो मुझे सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरी हो गई बल्ले बल्ले, तो यानी मेरी करेंसी की वैल्यू राइज हो गई। इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज इन इंपोर्ट्स होंगे।
इंक्रीज इन इम्पोर्ट होगा, मतलब अब मैं बाहर से ज़्यादा एप्पल मँगवा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पहले बाहर से एप्पल मँगवाना था, तो मुझे $1 मतलब लेट्स से पहले मुझे बाहर से $1 का सामान मँगवाना था, तो पहले मुझे ₹60 देने पड़ते हैं। अब मुझे उसी चीज़ के लिए ₹50 देने पड़ेंगे। तो मेरे लिए तो सस्ता हो गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट मिला तो मैं ज़्यादा खरीदूँगी, तो इम्पोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट कम होगा, क्यों? क्योंकि भैया अमेरिकन्स के लिए तो इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ गई ना। अमेरिकन्स को तो क्या है, अमेरिकन्स को क्या है, जिस चीज़ के लिए पहले उनको ₹60 का सामान मिलता था, पहले वो $1 देते थे, ₹60 का माल हमसे लेके जाते थे। अब वो $1 देते हैं और हम उन्हें सिर्फ ₹50 का माल देते हैं। तो उनके लिए तो एक्सपोर्ट महँगा हो गया, तो एक्सपोर्ट गिर गया। और तीसरा हमारी नेशनल इनकम इसमें डिक्रीज़ हो जाती है। नेशनल इनकम क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट कम है, बाहर कम पैसा जा रहा है, तो जिस वजह से नेशनल इनकम मेरी डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है जी? इसका डिफरेंस आप देख सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल के अंदर है, वो फिक्स्ड के अंदर है, बाकी सब सेम है, ठीक है? और कुछ नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में क्या होगा कि पहले मुझे एक एप्पल खरीदने के लिए ₹60 देने पड़ते थे, अब मुझे उसी एप्पल को खरीदने के लिए ₹70 देने पड़ेंगे। मतलब मेरे लिए एप्पल ज़्यादा महँगा हो गया, मतलब मेरे लिए अब इंडियंस के लिए डॉलर महँगा हो गया। तो अब मैं इम्पोर्ट नहीं कराऊँगी, अब मैं इम्पोर्ट नहीं कराऊँगी, क्योंकि पहले एप्पल के लिए मुझे ₹60 देने थे, अब मुझे ₹70 देने पड़ेंगे। मैं पागल हूँ इतना महँगा एप्पल खरीदूँगी? तो मैं इम्पोर्ट नहीं कराऊँगी, पर एक्सपोर्ट भर-भर के होंगे। क्योंकि पहले एक अमेरिकन बाबू हमारे पास $1 लेके आता था, हम उसे ₹60 का माल देके भगा देते थे। अब वो वही $1 लेके आएगा और बोलेगा ला भाई ₹70 का माल दे अब मुझे, तो अब हमें ₹70 का माल देना पड़ेगा, उसी $1 के बदले में। तो वो उन लोगों के लिए डिस्काउंट हो गया, तो वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट हमने पढ़ लिए। चलो अगला क्या है, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मतलब तुम एप्पल की डिमांड कब करोगे? जब एप्पल खाने की भूख लगेगी मैम, तभी डिमांड करेंगे। अगर पेट भरा हुआ है तो नहीं करेंगे डिमांड, है ना? तो तुम कब डिमांड करोगे भैया? तुम कब डिमांड करोगे फॉरेन एक्सचेंज की? फॉरेन एक्सचेंज मतलब तुम्हें कोई भी दूसरे देश की करेंसी की डिमांड कब होगी? लेट्स से डॉलर। तुम भैया ऐसा तो नहीं है कि ना पास की दुकान से ना एक कुरकुरे का पैकेट लाना है। अरे ला यार, आज डॉलर दे, आज डॉलर के बदले में लेके आऊँगा। आज पाउंड दे, आज पाउंड के बदले में लेके आऊँगा कुरकुरे। ऐसा होता है? नहीं होता। इंडिया में तो तुम्हें रुपीज़ ही देना पड़ेगा। इंडिया से अगर बाहर जाओगे या इंडिया से बाहर पैसा भेजोगे, तो ही फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होगा? जब या तो तुम इंडिया से बाहर जाओ या तुम्हारा पैसा इंडिया से बाहर जाए, तो ही होगा। समझ गए बात? तो या तो तुम इंडिया से बाहर चले जाओ या तुम पैसा बाहर भेज दो, यूनिलेटरल ट्रांसफर, या फिर लोन रीपेमेंट, तुमने बाहर से लोन ले रखा था, लोन वापस करना है, तुम्हारा पैसा बाहर जाएगा। या तो सामान इंपोर्ट करवाना है, सामान इंपोर्ट करवाया, पैसा बाहर गया। बाहर कोई एसेट खरीदा, तो भी पैसा बाहर गया। बाहर की शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, बाहर की शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, तो भी पैसा बाहर जाएगा। एक्रोनियम क्या है मेरे पास? ट्यूलिप्स। एक्रोनियम क्या है मेरे पास? ट्यूलिप्स। तो तुम्हें कब-कब डिमांड करनी है? जब या तो तुम ही बाहर चले जाओ या तुम्हें किसी भी तरीके से पैसा बाहर भेजना है, तो तुम डिमांड करोगे। डिमांड कर्व कैसा होता है? नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। 11th में तुमने देखा था डिमांड कर्व, सेम वही डिमांड कर्व है, नीचे को आता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। ठीक है? प्राइस बढ़ता है, डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ती है, सेम वही बात है। ठीक है? सोर्सेज ऑफ, अरे फिर से डिमांड क्यों आ गया? सोर्स ऑफ सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे। इट कांट बी डिमांड अगेन। सोर्सेज ऑफ सप्लाई, अब तुम सप्लाई कब कब करोगे फॉरेन एक्सचेंज? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब मैडम जी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब बेटा देखो, डिमांड का उल्टा है। ओके, डिमांड का उल्टा है। डिमांड क्या था? तुम्हें बाहर जाना था या तुम्हें सामान बाहर भेजना था, तो तुम्हें बाहर वालों की करेंसी चाहिए थी। इसका उल्टा कर दो, फॉरेनर्स को इंडिया में आना है, ये फॉरेनर्स को इंडिया में पैसा भेजना है, इसलिए वो इंडिया से उसकी इंडियन रुपीस, इंडियन करेंसी मांगेंगे और हमें अपनी इंडियन करेंसी उनको देनी पड़ेगी। अच्छा जी, हमें उनको कब-कब इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी? जब या तो वो खुद हमारे देश में आ जाएँ या उनका पैसा हमारे देश में आ जाए। तो या तो वो हमें पैसा दान की फॉर्म में दे दे, ग्रांट दे दे, डोनेशन दे दे, या वो इंडिया में आके पैसा इन्वेस्ट कर दें।
या वो इंडिया में अपने सगे-संबंधी को यूनिलैटरल ट्रांसफर कर दे, या फिर लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, मतलब कि इंडिया से कोई लोन ले, हाँ, कि अ, लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा कि हमने किसी को लोन दे दिया बाहर, नहीं सॉरी लोन फ्रॉम ही होगा, लोन टू नहीं होगा। अ, अच्छा सॉरी हाँ, ठीक है, मैं भी क्या पागल हो रही हूँ। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमने अगर बाहर वालों से लोन लिया है, हमने अगर बाहर वालों से लोन लिया है, तो पैसा हमारे देश में आएगा, लोन का पैसा, तो फिर तो फिर क्या होगा? बाहर वालों का पैसा हमारे देश में आएगा तो उनको इंडियन रुपीज़ चाहिए होगा ताकि वो हमें लोन दे सकें, ठीक है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़, हमें अगर एक्सपोर्ट करना है, तो हम सामान बाहर भेजेंगे, लेकिन वो पैसा हमारे देश में हमें पे करेंगे, तो इंडे उन्हें इंडियन रुपीज़ चाहिए। एंड स्पेक्युलेशन कि अगर बाहर वालों को हमारी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उसे इंडियन रुपीज़ चाहिए। तो किसी भी तरीके से वो इंडिया में पैसा भेजें, ठीक है ना? देखो इसके केस में कोई एसेट नहीं होगा क्रिएट, इसमें भी नहीं होगा। इस केस में वो इंडिया में एसेट क्रिएट कर रहे हैं। इस केस में भी इंडिया में एसेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो हमें उधार दे रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए उनका पैसा हमारे पास आ रहा है। इस केस में भी एसेट नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पे भी आप शेयर खरीदोगे तो एसेट क्रिएट होगा। ठीक है जी? अच्छा, सप्लाई कर्व कैसा होता है? सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ होता है। प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है। प्राइस गिरता है, सप्लाई गिरती है। नॉर्मल जो 11th में सप्लाई कर्व देखते थे, वही सेम सप्लाई कर्व है। जहां पर ये सप्लाई एंड डिमांड कर्व मिल जाते हैं, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ये रेड वाला डिमांड कर्व है, ये ब्लू वाला सप्लाई कर्व है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है, वहीं पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला चीज़ आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है भैया? देखो जैसे अगर तुम एप्पल लेने जाओगे, फ्रूट मार्केट में जाओगे, सब्जी लेने जाओगे, वेजिटेबल मार्केट में जाओगे, फिश लेने जाओगे, फिश मार्केट में जाओगे, है ना? वैसे ही फॉरेन करेंसी लेने कहाँ जाओगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अब ये टेक्निकली ऐसा नहीं कि कोई पूरी सब्जी मंडी लगी हुई है, डॉलर ले लो डॉलर, पाउंड ले लो पाउंड, येन ले लो येन, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जी मार्केट लगी हुई है। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जो भी मार्केट होगी वहां पर छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, जो दुकानें एक्सचेंज करा रही होती है, करेंसी एक्सचेंज का काम उन लोगों का होता है। अगर आप उस दुकान में जाओगे और आप उनको बोलोगे कि ये लो इंडियन रुपीज ये दे दो मुझे कोई एक करेंसी, तो वो आपको दे देंगे। उसी को बोला गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है? उसी को बोला गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो आपको इंडियन रुपी के बदले में कोई भी दूसरी करेंसी दे देंगे, ठीक है? इंडियन रुपी के बदले में कोई भी दूसरी करेंसी दे देंगे। ठीक है? द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स, ठीक है? बैंक वगैरह सब लोग इसमें आते हैं, ठीक है? अब ये मार्केट दो तरीके की होती है, या तो होती है स्पॉट मार्केट या तो होती है फॉरवर्ड मार्केट। एक एक करके अब इनके बारे में समझते हैं। स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें आज की डेट में जो करंट प्राइस चल रहा है ना, उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगी। आज की डेट में जो करंट प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन होती है, उसको स्पॉट मार्केट बोला जाता है। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसीट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। The rate of exchange is known as spot market or current rate of exchange और spot rate. ऑन दी अदर हैंड फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? मैं फॉरवर्ड समझाती हूँ फिर दोनों समझ आ जाएंगे। फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें ट्रांजैक्शन तो आज ही हो जाती है, ठीक है? फॉर फ्यूचर डिलीवरी एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुमारो। देखो होता क्या है ना कि मेरा ऐसा तो है नहीं कि भैया दुकान इंडियन मार्केट में ही गई कुरकुरे का पैकेट लेके आ गई, 10 रुपए का पैकेट है 10 रुपए का मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मैं जा रही हूँ अमेरिका और अमेरिकन्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, ठीक है? सामान का रेट तो सेम ही रहेगा, कुरकुरे के पैकेट का रेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेकिन जो एक्सचेंज रेट है कि $1 80 का है, 90 का है, वो तो बदलता रहता है रोज, वो तो रोज बदलता रहता है और वो मेरे हाथ में नहीं है। वो तो भैया हमारे बैंक्स देख रहे हैं, आरबीआई देख रहा है, जो भी इंटरनेशनल मार्केट है वो देख रहे हैं, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो मान लो मैंने तो ट्रांजैक्शन कर ली किसी अमेरिकन के साथ, मैंने करी $1 80 के हिसाब से, तो मैंने बोला देख $100 का माल दे दे, मैं तुझे 80 इंटू 100 $8,000 दे दूंगा। जब उसने मुझे माल दिया, उस टाइम पे हो गया $1 90 का। वो कहता है $1 90 का है, $1 90 का है, तो 90 इंटू 100 ₹9,000 दे। मेरा तो बैठे बिठाए $1,000 का टांका लग गया, $1,000 की जेब कट गई मेरी तो बैठे बिठाए। समझ रहे हो? तो जब तुम फॉरेनर्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हो, तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा रिस्क है कि सामान का रेट तो तुमने डिसाइड कर लिया,
कि एक एप्पल इतने का खरीदूँगा, एक फ़ोन इतने का खरीदूँगा, एक गाड़ी इतने की खरीदूँगा। अरे! लेकिन जो ये एक्सचेंज रेट है वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो सरकारें बदलती रहती हैं। एक्सचेंज रेट तो डेली बेसिस पे, तो एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से तुम्हारा घाटा भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो इसीलिए जब तुम इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस करते हो, तो तुम पहले ही डिसाइड करके चलते हो कि जिस दिन माल आएगा, मैं उस दिन पैसे दूँगा और किस रेट पे दूँगा। समझ गए? स्पॉट मार्केट में तो क्या है ना कि आज ही हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन। स्पॉट मार्केट में तो क्या है, आज ही हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन। तो स्पॉट मार्केट में क्या होगा, जो भी आज रेट चल रहा होगा, उसी रेट पे हो जाएगा और आज ही माल का लेना-देना हो जाएगा, ट्रांज़ैक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, अब यार देखो सामान ऐसा नहीं है ना कि हैंड टू हैंड मिल जाएगा, है ना? अमेरिकन बंदा है, वहाँ से माल भेजेगा, शिप के थ्रू आएगा, मेरे पोर्ट पे आएगा, फिर मेरे पास आएगा। 3-4 महीने लग जाते हैं माल आने में। तो वो बोलता है कि देख भाई, आज ट्रांज़ैक्शन करते हैं, आज डील करते हैं, आज डील करते हैं और आज ही रेट डिसाइड कर लेते हैं कि $1 ना अभी ₹80 का है, शायद उस टाइम तक 90 का जाए, डील कर लेते हैं 85 में। डील कर लेते हैं 85 में। अब 4 महीने बाद रेट कुछ भी हो, मैं तुझे 85 दे दूँगा पर डॉलर, ठीक है? तो भैया 4 महीने बाद माल जब आएगा, तो कौन से रेट पे पेमेंट होगी? उस रेट पे पेमेंट होगी, जो हमने आज डिसाइड किया है। वो रेट कैसे डिसाइड होगा? दोनों की आपसी सहमति से होगा। बायर सेलर की आपसी सहमति से होगा, दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे किस रेट पे होगा, ठीक है? सो सेल एंड परचेज फॉर फ्यूचर डिलीवरी हम करते हैं एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे, ठीक है? इससे जो आपके रिस्क है, आप अपने रिस्क से जो है एक तरीके से इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है कि फ्यूचर में रेट कितना भी हो, मुझे तो इतना ही देना है। ठीक है जी? इसी को हम हेजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, इसी को हम हेजिंग फंक्शन भी बोलते हैं, जो हमने ये पढ़ा यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट का, इसी चीज़ को हम हेजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन से कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ये हमने पढ़ लिया। और ये काम क्या-क्या करती है? ये काम क्या-क्या करती है? एक तो आपको आपका पैसा बाहर भेजना है, सगे-संबंधी को, किसी को भी, तो अपना पैसा बाहर भेज सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। आपको अगर उधार चाहिए, आपने बोला यार सुन ना, अमेरिका से सामान मंगवाना है, पर आज मेरे पास ना पैसा नहीं है, तो मेरे बिहाफ पे बाहर पेमेंट कर दे, डॉलर में पेमेंट कर दे, मैं तुझे 1 महीने बाद पैसा दे दूँगा, ठीक है ना? सो भैया वो आपके बेस पे आपको उधार दे देते हैं और आपके बेस पे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है जी? और तीसरा है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन बेसिकली इसी को बोलते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट में रेट डिसाइड करे जाते हैं कि ट्रांजैक्शन 4 महीने बाद करनी है, लेकिन रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा, ताकि तुम्हारा रिस्क जो है वो कम हो जाए। ठीक है जी? यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा चैप्टर होता है खत्म। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने इसी के अंदर डाले हैं, बाकी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की हर चीज़ की वीडियोस चैनल पे हैं, आप वो सब कुछ जाके देख सकते हो। अगली वीडियो सिर्फ रह गई बीओपी की, बीओपी के साथ पूरा मैक्रो हो जाएगा खत्म, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डन ज़रूर लिख के जाना कि हाँ, हमने पूरा चैप्टर डन कर लिया है। मैं मिलूँगी अगले चैप्टर में बीओपी के साथ एंड मैक्रो को वहीं पे कर देंगे हम खत्म। थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।